हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। अमेंडमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन देयर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमेंडमेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सप्लाई जो है, सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ही अमेंडमेंट आया बेटा, एक ही अमेंडमेंट आया, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया, कब से? 1 जुलाई 2017 से। एक नया क्लॉज लेके आए, सेक्शन 7 हम पढ़ते थे सप्लाई का, सेक्शन 7(1) में एक क्लॉज ऐड किया। ठीक है, 7(1) क्लॉज यहाँ पे इंसर्ट किया। और शेड्यूल 2 में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ, वो देखेंगे अभी। एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन other than individual and its member constitutes for consideration included in the scope of supply। 7(1) के थ्रू इसे सप्लाई माना गया। तो अमेंडमेंट यहाँ पे दो है, हम बातें करेंगे तो सेक्शन 7 में और शेड्यूल 2 में। सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल 2, हमने पढ़ा था, आपको याद है शेड्यूल 2 क्या चीज के लिए था? शेड्यूल 2 मैम बहुत ही सिंपल चीज के लिए था भाई, किसी भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानना, किसका काम था? शेड्यूल 2 का। वहां पे हमने एक पैरा 7 पढ़ा था, उसको ओमिट कर दिया। क्या था पैरा 7? Earlier, supply of goods by an unincorporated association or body of person to member for cash, deferred payment or valuable consideration was treated as supply of goods। पैरा 7 बोलता था कि भाई कोई भी अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन अपने मेंबर को यहाँ पे कैश में, डेफर्ड पेमेंट में, वैल्यूएबल कंसिडरेशन में कोई गुड्स सप्लाई करती है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना। शेड्यूल 2 ने क्या बोला? उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना। पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 2 था, ये था दिस सेट पैरा हैज बीन ओमिटेड। अब इसे क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया। ठीक है, अमेंडमेंट कहाँ किया आप? और एक अमेंडमेंट तो हो गया कि पैरा 7 जो था, जो इसे क्या कर दिया? ओमिट कर दिया गया। अब जो अमेंडमेंट हुआ बेटा सेक्शन 7 में, सेक्शन 7(1) क्लॉज AA इंसर्ट हुआ। देखते क्या है वो क्लॉज। A new clause AA has been inserted in subsection 1 of 7 to include the following activity and transaction within the scope of supply। बोला कि इसे सप्लाई बोलो। सेक्शन 7(1) क्या बताता है? सप्लाई इंक्लूड्स हमने पढ़ा था, तो वहां सप्लाई इंक्लूड्स में क्या एक चीज को और सप्लाई बोला उन्होंने? एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी पर्सन कोई करता है तो अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइस वर्सा, अपने मेंबर के लिए या अपने कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए या वाइस वर्सा अगर मेंबर करता है। ठीक है, तो क्या बात हुई यहाँ पे कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या वो अपने मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करता है या मेंबर करता है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए कोई भी? उस केस में फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या कैश के लिए या डेफर्ड पेमेंट के लिए या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, उसे क्या बोला? सप्लाई हो जाएगा भाई, टेंशन ही खत्म। यहां जब सेक्शन 7 ही बोल रहा है कोई एक्टिविटी सप्लाई है, मतलब सप्लाई है, कोई सेकंड बात ही नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिवली, वो भी 1 जुलाई 2017 से रिट्रोस्पेक्टिवली जाके बोल दिया कि ये सप्लाई है। बहुत झगड़े चल रहे थे यहाँ पे इंडिया में इस बात को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, यहाँ पे अमेंडमेंट ही कर दिया, सेक्शन 7(1) में क्लॉज AA इंसर्ट कर दिया और सिंपल सी बात बोल दी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे क्या बोला? सप्लाई। और एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो ना, और एनी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, कोई भी जजमेंट में, कोई भी डिग्री में, कोई भी कोर्ट के ऑर्डर में, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो ना, परंतु क्या बोला? द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन है और यहाँ जो भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट है उसे क्या बोला? ये दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इंटर से shall be deemed to take place from one such person to another।
और एक्टिविटी ट्रांजैक्शन यहाँ पे उसे क्या बोला, इट इज डीम टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज डीम टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, देखो क्या बात हुई यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अपने मेंबर्स के लिए कर रही है कोई, ठीक है, कोई सर्विस दे रही है अपने मेंबर्स को, उसके अगेंस्ट में मेंबर्स से फीस ले रही है, मेंबर से फीस ले रही है, ठीक है, तो कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, यस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रही है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर रही है अपने मेंबर से, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट, कैश के लिए कर सकती है, डेफर्ड पेमेंट के लिए कर सकती है, या कोई भी कंसिडरेशन के लिए कर सकती है, तो इसे क्या बोल दिया, सप्लाई बोल दिया 71AA ने। 71AA ने क्या बोल दिया, इसे सप्लाई कर दिया। या मेंबर कर रहा है, मेंबर कोई सर्विस दे रहा है यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, तो उसे भी क्या बोल दिया, सप्लाई बोल दिया। प्रोवाइडेड किस चीज के लिए, कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। और उसके बाद क्या बोला कि भाई ये दोनों अलग अलग पर्सन है, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, मेंबर्स और ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या बोल दिया, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन। पहले झगड़ा क्या हो रहा था, लोग बोल रहे थे भाई हमारा ही ग्रुप है, यहाँ पे हम ही लोग अपनी हम ही से पैसे ले रहे हैं, हम ही को सर्विस दे रहे हैं, तो हम अलग कैसे हुए, तो झगड़े क्या चल रहे थे, कोर्ट में बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे डिटेल डिस्कशन में। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली क्या बोल दिया, दीज आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, और ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो है इट हैज डीम्ड टू टेकन प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लब महिंद्रा है, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए वो क्या ले रहा है, मेंबरशिप फीस ले रहा है, तो क्या इसे सप्लाई बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, 71AA के हिसाब से बिल्कुल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लब महिंद्रा जो मेंबरशिप फीस ले रहा है, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट अपने मेंबर्स को, उसे क्या बोल दिया है भाई, सप्लाई है बिल्कुल एज पर 71AA। एक चीज ये हुई। सेकेंड बात, कोई एक फ्रेंड्स क्लब है छोटा सा, ठीक है, वो गुड सप्लाई कर रहा है अपने मेंबर्स को, गुड सप्लाई कर रहा है अपने मेंबर्स को, अगेंस्ट कंसिडरेशन पैसे ले रहा है उनसे, क्या ये सप्लाई होगा, हाँ बिल्कुल होगा। 71AA ने क्लियर बोला है, क्लियर बोला है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है, उसे क्या बोल दिया उन्होंने, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा, ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज क्या बोल दिया, सप्लाई। और क्या माना जाएगा भाई, दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, और सर्विसेज एक ने दूसरे को प्रोवाइड की, ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे अमेंडमेंट है, आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द अबव अमेंडमेंट पुट्स एन एंड टू द एम्बिग्यूटी वेदर एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई और नॉट, ठीक है। झगड़ा यही तो चल रहा था कि भाई यहाँ पे इस एक्टिविटी को सप्लाई बोले या नहीं बोले, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट्स यहाँ पे अलग अलग डिसीजंस दे रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके बहुत ही क्लियर कर दिया कि भाई ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है। The amendment brings the certainty that said activity or transaction are covered within the scope of supply under GST। अब क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में ही आ गया तो कोई बात ही नहीं है पूछने की, सप्लाई में ही बता दिया उन्होंने कि भाई सेक्शन 7 में ही बोल दिया इसे सप्लाई है, तो बिल्कुल स्कोप ऑफ सप्लाई में आ ही गया ये। एंड इंश्योर्स द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सच एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन, सो सप्लाई है तो ऑब्वियसली जीएसटी उस पर लगेगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो बीइंग इंसर्टेड टू सेक्शन 71AA, हमने जो अभी देखा एक्सप्लेनेशन वो इंसर्ट किया गया टू क्लैरिफाई दैट अ पर्सन एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। क्या बोला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ने कि वो पर्सन और वो मेंबर्स क्या है, टू सेपरेट पर्सन है, एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन फ्रॉम अनदर,
माना क्या जाएगा कि भाई एक ने दूसरे को सर्विस दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन दो अलग लोगों के बीच में हो रहा है। ये बोल दिया एक्सप्लेनेशन ने, क्या बोला एक्सप्लेनेशन ने कि भाई ये दोनों को सेपरेट पर्सन माना जाएगा और ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन वन पर्सन सेकेंड पर्सन को कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, सो बहुत क्लियर है। यहाँ पे दो अमेंडमेंट हुए, एक सेक्शन 7 में, सेक्शन 7(1) में क्लॉज AA इंसर्ट हुआ जिसने बोला एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल to its member or constitutes or vice versa for cash deferred payment or valuable consideration को क्या बोल दिया इन्होंने, सप्लाई बोल दिया। और एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जिसमें क्या बोला कि भाई इनको क्या माना जाएगा, टू सेपरेट पर्सन माना जाएगा, इन्हें टू सेपरेट पर्सन माना जाएगा और माना जाएगा ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन वन पर्सन से दूसरे सेकेंड पर्सन को किया गया है। इट हैज बीन डीम्ड टू टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। एक तो ये अमेंडमेंट हुआ, 7(1) AA इंसर्ट करके एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया। और ये जो चीज लिखी हुई थी कि कहाँ पे, शेड्यूल 2 पैरा 7 में, उसे क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, उसे क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसे क्या बोल दिया, अब बहुत क्लियर है कि ये एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, बहुत क्लियर है, कोई झगड़े की बात नहीं। वो भी कब से, रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये हुआ। अब ये दोनों भी अमेंडमेंट्स रिट्रोस्पेक्टिव हुए बेटा, शेड्यूल 2 में भी और सेक्शन 7 में भी। नेक्स्ट, सप्लाई चैप्टर में ये एक ही अमेंडमेंट था। अब नेक्स्ट चार्ज ऑफ जीएसटी है। सबसे पहला एक ये कंपोजिशन स्कीम में बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट आया है, देखेंगे। आपको याद है मैन्युफैक्चरर्स होते थे कुछ गुड्स के, उन्हें कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी। मैन्युफैक्चरर्स होते थे किसके, आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज वेदर नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरिएटेड वाटर। इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी, ना 10(1) वाली ना 10(2)A वाली, ना 10(1) वाली ना 10(2)A वाली। अब इसमें कुछ लोग और ऐड कर दिए, मतलब इन मैन्युफैक्चरर्स को भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। पढ़ेंगे एक बार कौन है वो लोग। सो manufacturers of fly ash bricks, blocks, building blocks, bricks of fossil earthen roofing tiles ineligible to offer composition levy. A manufacturer of following goods cannot offer composition scheme. ये लोग थे, ice-cream and other edibles whether or not containing coca, pan masala, all goods tobacco and manufactured tobacco substitutes, aerated water. ये चार पहले थे, अभी इसमें किसको ऐड कर दिया इन्होंने। This notification has been amended to include following items in the above list: fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earth, building bricks and earthing on roofing tiles. इतने लोगों को क्या बोल दिया बेटा, इनको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं, ना 10(1) की ना 10(2)A की, ना 10(1) की ना 10(2)A की। कौन, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा अमेंडमेंट है, आपको कर लेना है। देन अगर मैं मेन बुक में आपको साथ में बताऊं, सो आपको यहां पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 था बेटा, याद है आपको, क्लॉज ई हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये अमेंडमेंट एक करना रहेगा आपको। These are not manufacturer of such goods as may be notified by government on recommendation of the council or the following goods has been notified। इसमें आप ये ऐड करोगे, एक तो सेक्शन 10(2) में एंड सेक्शन 10(2)A हमने पढ़ा था, वहां पे भी नोटिफाइड गुड्स हमने जो लिखे हुए थे उसमें ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये दो अमेंडमेंट्स आपको कर लेने हैं आपके पेज नंबर 5.5 में और पेज नंबर 5.4 में, बुक में, मेन बुक में। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो 5.4 एंड 5.5 में। ठीक है, अब आगे आएंगे। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन में बहुत ही छोटे मोटे अमेंडमेंट है, क्विकली देखेंगे। अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, जो ऑलरेडी एग्जेम्पशन की एंट्रीज थी उसमें कुछ छोटे मोटे एग्जेम्पशन अमेंडमेंट है, वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखो हाईलाइट भी किए हुए हैं, जैसे ये वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, एंट्री 3A और एंट्री 3 में से ये हटा दिया गया है। देखते हैं क्या एंट्रीज थी, एक बार देखेंगे हम। बिलो मेंशन एंट्री ऑफ एग्जेम्पशन हैव बीन अमेंडेड, अमेंडमेंट्स हैव बीन हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे प्योर सर्विसेज, देखो अमेंडमेंट क्या है, ये जो पर्पल में है, ब्लू में, पर्पल में, ये अमेंडमेंट है, दैट्स इट। प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू। देखो एग्जेम्पशन की एंट्री बहुत सिंपल है, जो वहां लिखा है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो वो वहां लिखा है एग्जेम्प्ट है, सिंपल। एग्जेम्पशन का चैप्टर ही बहुत सिंपल है, जो एंट्रीज में लिखा है वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगना है। कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट थी, एंट्री नंबर 3 में प्योर सर्विसेज।
एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी बात नहीं हो रही है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स का फॉर्म है, गुड्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? प्योर सर्विसेज की। प्योर सर्विसेज की किसको दे रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को। पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एंटिटी थी, अभी वहां से हटा दिया है। अभी किसको प्रोवाइड कर रहे हो आप प्योर सर्विस? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को। बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी फंक्शन जो पंचायत के इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 243G, या इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी फंक्शन इंटरेस्टेड है म्युनिसिपैलिटी को अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे क्या बोल दिया? एग्जेम्प्ट है भाई, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो यहां पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को भी प्योर सर्विसेज देते थे तो वो एग्जेम्प्ट था, अभी उसको क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? प्योर सर्विसेज दे रहे हो। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को। कौन सी एक्टिविटी के लिए? इन रिलेशन टू कोई भी फंक्शन जो पंचायत को इंटरेस्टेड है अंडर आर्टिकल 243G, या कोई भी फंक्शन जो म्युनिसिपैलिटी को इंटरेस्टेड है अंडर आर्टिकल 243W। वो क्या बोल दिया इन्होंने भाई? इस पे यहाँ पे क्या कर दिया? इसे एग्जेम्प्ट कर दिया, इसे एग्जाम कर दिया। एग्जाम कर दिया मतलब क्या होगा? जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई गुड्स का या सर्विसेज का, इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेट कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू। ऊपर किसकी बात कर रही थी? प्योर सर्विसेज की बात हो रही थी। अभी किसकी बात हुई? कंपोजिट सप्लाई गुड्स का, सर्विसेज का, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है जो 25% से ज्यादा नहीं है। गुड्स का पार्ट 25% से ज्यादा नहीं है, 5-10% के गुड्स होंगे फॉर एग्जांपल, ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, पूरी वैल्यू का 25% से ज्यादा गुड्स का पार्ट नहीं है। वो कंपोजिट सप्लाई की सर्विसेज, वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आपने किसको दिया? टू अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to any function interested to panchayat under article 243G, in relation to function interested to panchayat under article 243G, या function interested to municipality under 243W, या function interested to municipality under 243W of the constitution। तो ये भी क्या बोल दिया कि भाई exempt है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, exempt है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ दोनों एंट्री 3 और 3A में पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी और यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटी थी, उसका रेफरेंस हटा दिया है, उसका रेफरेंस यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, एंट्री नंबर 15 और 17 जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड है। इसमें बहुत छोटा छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है। ये एंट्री हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी, थोड़ा सा अमेंडमेंट है, बट हम एक बार एंट्री पूरी देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस थी क्या? यस, विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय air embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Bagdodra located in West Bengal। So air जब क्या हो रहा है? एम्बार्क हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, कौन से एयरपोर्ट पे? जो एयरपोर्ट लोकेटेड है इन सारे स्टेट्स में। तो उस केस में क्या बोला? ये एग्जेम्प्ट है भाई, ये एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड बात थी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ये क्या था? एग्जेम्प्ट था क्या? हाँ, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी की लेबिलिटी नहीं है, क्लियरली लिखा है। अदर देन रेडियो टैक्सी, मतलब रेडियो टैक्सी टैक्सेबल है क्या? हाँ है, अदर देन लिखा है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म के लिए टैक्सेबल है। कंडक्टेड टूर, चार्टेड और हायर। देखो मेन बुक में एक बार खोलती हूँ, यहाँ पे हमने एनालिसिस भी देखा था। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऐसे होती हैं जैसे कि प्राइवेट बसेस वगैरह होती है, प्रसन्ना ट्रैवल्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमने देखा था, ठीक है। स्टेज कैरेज ये हमने देखा था, जैसे महाराष्ट्र स्टेट की बसेस एंड ऑल दैट होती है, वो सब चीजें, डिफरेंस बिटवीन वगैरह हमने देखा था, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। सो क्या ये हम देखेंगे एक बार एनालिसिस। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर टूरिज्म के लिए है तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा क्या? हाँ होगा, वहां एक्सक्लूडिंग टूरिज्म क्लियरली लिखा है। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म के लिए, नॉन एसी है भाई, नॉन एसी बस में जा रहे हो, अदर देन टूरिज्म के लिए एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी बस है तो वो तो टैक्सेबल है, वहां तो सिर्फ नॉन एसी की बात हुई थी, वहां तो सिर्फ नॉन एसी की बात हुई थी। सो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टूरिज्म पर्पज के लिए टैक्सेबल है, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑलवेज टैक्सेबल है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। ये एंट्री पहले भी थी,
अभी भी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या चेंज आया है वो अभी हम देखेंगे नीचे, बट उसके पहले सी पॉइंट देखेंगे। स्टेज कैरेज अदर देन एसी स्टेज कैरेज, तो स्टेज कैरेज में सीधी बात है, एसी स्टेज कैरेज रहेगा तो टैक्सेबल है, नॉन एसी स्टेज कैरेज रहेगा तो एग्जेम्प्ट है। सिंपल सी लाइन है, एसी स्टेज कैरेज टैक्सेबल, एसी में जा रहे हो टैक्स पे करो, नॉन एसी में जा रहे हो एग्जेम्प्ट है। रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल, रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल लिखा है वहां पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, हाउएवर, ये अमेंडमेंट है, हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम बी एंड सी, ये कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज की जो बात थी, so nothing contained in item B and C above shall apply to service supplied through an ECO and notified under 9(5) of the CGST Act। क्या बोला, नथिंग कंटेंट अबव किसको नहीं अप्लाई होगा, ये जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, कौन, थ्रू ईसीओ और नोटिफाई हुई है 9(5) में, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और नोटिफाई है 9(5) में, ठीक है। 9(5) में नोटिफाइड थी, याद है आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, तो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो फिर ये एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी, एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी, बी पॉइंट सी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में भी स्टेज कैरेज में भी एग्जेम्पशन एंट्री अप्लाई नहीं होगी, मतलब क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया क्या, हाँ, यस। सो इस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप ईसीओ से सप्लाई करते हो, क्या, नॉन एसी स्टेज कैरेज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन टूरिज्म, इफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ईसीओ एंड नोटिफाइड अंडर 9(5), तो उस केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। एसी तो ऑलरेडी टैक्सेबल था, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या एसी स्टेज कैरेज तो ऑलरेडी टैक्सेबल था, ऑलरेडी टैक्सेबल था, पहले भी टैक्सेबल था। अभी क्या बात हुई, नॉन एसी स्टेज कैरेज हो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, 9(5) में हमारी बात हुई है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज आप कोई भी मोटर व्हीकल से प्रोवाइड कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ, ईसीओ। तो यहाँ पे पहले एग्जेम्पशन था स्टेज कैरेज नॉन एसी को, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को, अदर देन टूरिज्म, उसे क्या कर दिया, उसे हटा दिया अभी, अब क्या हो गया, अब वो टैक्सेबल हो गया। सिंपल वर्ड्स में, नॉन एसी स्टेज कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अदर देन टूरिज्म वाला जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब अगर आपने क्या किया है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इतनी सी बात है। नेक्स्ट सर्विस, एंट्री नंबर 17, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, ठीक है, ये पहले सर्विस थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है भाई, आप कर रहे हो किसमें, रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास नॉन एसी कोच, सो जैसे कि स्लीपर क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, या आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, मोनोरेल से, ट्रामवे से, वो एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवे से एग्जेम्प्ट थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो आप अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, वो भी एग्जेम्प्ट थी, एंड मीटर कैब ऑटो रिक्शा से आप जा रहे हो, आप मीटर कैब से जा रहे हो, ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, ठीक है। तो ट्रेन में जा रहे हो आप स्लीपर क्लास में फॉर एग्जाम्पल, अदर देन एसी या फर्स्ट क्लास, वो क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे यहाँ पे एग्जेम्प्ट थी, इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट थी, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो अदर देन टूरिज्म पर्पज में, वेसल में इन अ प्लेस बिटवीन लोकेटेड इन इंडिया, या मीटर कैब या ऑटो रिक्शा में कर रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट थी। तो ये एंट्री पहले भी इतनी थी, हमने पढ़ी थी। अमेंडमेंट क्या है वो देखेंगे। ये जो पॉइंट था, मीटर कैब ऑटो रिक्शा में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट थी। हाउएवर नथिंग कंटेन इन आइटम ई अबव shall apply to service supplied through ECO and notified under 9(5) of the CGST Act। क्या बात हो गई कि भाई अगर मीटर कैब या ऑटो रिक्शा की जो सर्विसेज है वो क्या है, वो सर्विसेज सप्लाई की जा रही है थ्रू ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल ओला के ऐप के थ्रू यहाँ पे रिक्शा बुक हो रहा है, सो उस केस में ECO के थ्रू सप्लाई हो रही है, नोटिफाइड है 9(5) के अंडर, तो वो एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं मतलब टैक्सेबल होगी। तो मतलब अब अगर आप क्या करते हो, ओला से, उबर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑटो बुक कर रहे हो, तो अब उस पर क्या होगा, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा, डायरेक्टली ले रहे हो उस पर नहीं लगेगा, बट आप यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कर रहे हो, 9(5) के अंडर नोटिफाइड है वो, तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इतना ही अमेंडमेंट है इसमें। एंड एक लास्ट एंट्री बची है एग्जेम्पशन की, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज दे रहे हैं आप किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फॉर विच 75% और मोर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। सो आप सर्विस दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसका 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ही दे रही है, तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है।
वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है, उसमें क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल अमेंडमेंट्स थे बेटा एग्जाम्शन के एंट्री में जो हमने पढ़े। सो पैरेलल अमेंडमेंट्स यहाँ पे आईजीएसटी में भी हुए हैं। ठीक है, सो पढ़ेंगे पैरेलल एग्जाम्शन फ्रॉम IGST have been extended to supply of interstate services by amending notification number this which grants exemption to supply of interstate service supply from IGST। तो IGST में भी सिमिलर यहाँ पे क्या आ गए यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट है। सो नेक्स्ट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट, जिसमें एक ही अमेंडमेंट है बेटा, खाली पढ़ेंगे। ITC can be availed only by recipient only if supplier have uploaded the relevant invoice debit note in their GSTR1 IFF। ठीक है, सो यहाँ क्या बात हुई कि आईटीसी कब अवेल कर सकता है रिसिपिएंट, जब सप्लायर ने अपलोड किया है इनवॉइसेस या डेबिट नोट उसके GSTR1 में या IFF में, एंड कम्युनिकेटेड द सेम टू रिसिपिएंट इन 2B, और रिसिपिएंट को 2B में आ गए। ठीक है, सिंपल सा अमेंडमेंट हुआ है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ ये बात हो रही है कि भाई सप्लायर जो है, सप्लायर है यहाँ पे, जो सप्लायर ऑफ गुड्स हो सर्विसेज हो जो भी है, उसने क्या करना है, उसके GSTR1 में, मतलब उसका जो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है वो, या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर है तो उसमें क्या डालना है, वो वहां पे डालेगा अपने डिटेल्स इनवॉइसेस के या डेबिट नोट के, वो रिसिपिएंट के पास 2B में आएंगे तो ही वो क्रेडिट ले सकता है, अदरवाइज नॉट। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, देखेंगे। ठीक है, तो एक तो दो अमेंडमेंट है, आप समझ लो। यहाँ पे सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16(2) जो था उसमें क्या हुई, यहाँ पे क्लॉज AA ऐड किया गया है, और रूल 36(4) में अमेंडमेंट है। रूल 36(4) में अमेंडमेंट है, देखेंगे क्या चीज है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 a न्यू क्लॉज AA हैज बीन एडेड टू सेक्शन 16(2). सेक्शन 16 हमने पढ़ी थी, आपको याद है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC, उसमें क्लॉज AA डाल दिया है। फायदा फाइनेंस एक्ट टू स्टिपुलेट द फॉलोइंग न्यू कंडीशन फॉर अवेलिंग द ITC। ठीक है, क्या डाला है, सेक्शन 16 क्लॉज, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA क्या डाला है, ये देखो क्लॉज AA इंसर्ट हुआ है। ये क्या है, पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। ITC मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है ITC मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, पर कब, क्या एक कंडीशन और बोल दी, इफ द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर। मतलब सप्लायर ने फर्निश किया है क्या, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट, सप्लायर ने फर्निश किया है इनवॉइस या डेबिट नोट का डिटेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अपने GSTR1 में, एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। और क्या रिसिपिएंट को वो डिटेल्स कम्युनिकेट हुए, रिसिपिएंट को वो डिटेल्स कम्युनिकेट हुए तभी क्रेडिट ले सकते हो भाई, रिसिपिएंट को डिटेल्स कम्युनिकेट हुए। इन सिंपल वर्ड, सप्लायर ने अपने GSTR1 या IFF से क्या किया है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, उन्होंने यहाँ पे अपने डाला है इनवॉइस और डेबिट नोट का डिटेल्स, रिसिपिएंट को 2B में आ गया तो वो डिटेल क्या ले सकता है, यहाँ पे क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, क्रेडिट ले सकता है। कॉन्सिक्वेंट रूल 36(4) हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड टू द इफेक्ट टू गिव एफर्सेड अमेंडमेंट। देखो क्या हुआ है, 36(4) नया जो सब्स्टिट्यूटेड रूल 36(4) है वो पढ़ेंगे। नो ITC शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, no ITC shall be availed by a registered person in respect of invoice or debit note, the details of which are required to be furnished under section 37(1). ठीक है, सो क्या बोल रहा है, नो ITC, कोई ITC अवेल नहीं करेगा रजिस्टर्ड पर्सन उन इनवॉइस डेबिट नोट का जिसका डिटेल्स कहाँ पे रिक्वायर्ड है, अंडर सेक्शन 37(1), अनलेस ये दो पॉइंट है, मतलब कि ऑब्वियसली कंडीशन है, अगर वो ये करेगा तो ही वो क्रेडिट ले सकता है। क्या, The details of such invoice debit note have been furnished by supplier in statement of outward supply in GSTR1 और यूजिंग IFF। मतलब जो आउट, यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे सिंपल सी बात हुई है कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या किया, डिटेल्स दिया है, सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में डिटेल्स दिए, एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR2B। और ये जो इनवॉइस डेबिट नोट है इसका डिटेल्स कम्युनिकेट हुआ है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, किसमें, 2B में। तो सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या किया, डिटेल्स कम्युनिकेट किया और रिसिपिएंट को 2B में मिल गया, रिसिपिएंट को 2B में मिल गया, तभी वो क्या ले सकता है, ITC ले सकता है। Thus ITC can now be taken only for those invoices, उन्हीं इनवॉइसेस का ITC मिलेगा, the details जिसके कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, 2B में हुए, जिसके डिटेल्स 2B में रिफ्लेक्ट हुए वही ITC आप ले सकते हो, बाकी नहीं ले सकते हो। That is the respective supplier have filed details of such invoices in their GSTR1। ठीक है, अगर जिसको IFF एप्लीकेबल है तो IFF, या GSTR1 में अगर यहाँ सप्लायर ने कम्युनिकेट किया है तो ही होगा। जो पहले था ना बेटा 5% वाला वो हट ही गया है,
वो हट गया। अब सिंपल सी बात है, सप्लायर ने GSTR1 में IFF में डाला, रिसिपेंट को 2B में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही ITC लेना है, उतना ही ITC लेना है। पहले जो 5% था वो अब नहीं मिलेगा। अर्लियर, ये देखो पुराना क्या पॉइंट था, अर्लियर ITC in respect of invoice debit note not uploaded by the supplier in GSTR1 IFF could be availed up to 5% of eligible credit available in respect of invoice debit note, the details of which have been furnished by the supplier in GSTR1 IFF। तो जो आपने फर्निश किया उसके 5% तक के का आप ले सकते थे, जो वहां पे अपलोड नहीं हुआ है तो वो पहले का प्रोविजन था, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने देखा था वो एग्जांपल्स वगैरह। तो अब वो चीज नहीं है, अब यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया है। और अब क्या बात हो गई है कि सिंपल सी बात है, यहाँ सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या डाले, इनवॉइस डेबिट नोट्स डाले हैं, रेसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट हुए, उतना ही उसको क्रेडिट लेना है, उतना ही उसको क्रेडिट लेना है। तो एक कैसे अमेंडमेंट किया उन्होंने, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया, क्लॉज AA, और रूल 36 सब रूल 4 को सब्सटीट्यूट करके ये नया यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था ITC से रिलेटेड। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, न्यू रूल 10B, नया रूल इंसर्ट हुआ 10B। हमने पढ़ा था आधार ऑथेंटिकेशन का, आपको ध्यान हो तो हमारा एक पूरा डायग्राम से भी हमने समझा था। तो यहाँ पे क्या बात हुई, जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो क्या किया, मैंडेटरी कर दिया। किसके लिए, हमारी ऑलरेडी बात हुई है यहाँ पे, जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी, दोनों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया। तो जो नए रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनकी बात तो ठीक है। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज ऑन 1/4/2021 1/4/2021 पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, देखो उनके लिए क्या बात हुई है यहाँ पे। Lately, Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registration as well as the existing registrations। Already हमने पढ़ी ये बात कि इनके लिए क्या है, मैंडेटरी क्या है। सेक्शन 25(6) से क्या बोलता है, 25(6) से हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रूल 10B, अभी जो नया है वो क्या बोलता है, बट 25(6) से क्या बोलता है, स्टिपुलेट्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall undergo authentication or furnish proof of आधार नंबर in the prescribed manner, form and time। 25(6) ने क्या बोला था कि भाई हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो एज रजिस्टर्ड पर्सन है, एज ऑन 1/4/2021 यहाँ पे कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसकी डेट नोटिफाई होने की। ठीक है, क्या बोला, उनको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर में इन द टाइम। फिर रूल 10A ने मैनर बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, हमने मैनर पढ़ा था। रूल 10A ने क्या बताया, मैनर बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। The registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication of Aadhaar number। रूल 10B आया, देखो फिर रूल 10B यहाँ पे क्या बोलता है, रूल 10B बोलता है कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अगर उन्हें 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। तो क्या बोला रूल 10B ने, भाई रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अगर 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। तो कौन, प्रोप्राइटर को इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनर को इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कर्ता को इन केस ऑफ HUF, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी और ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी, या ट्रस्टी इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पस। अगर उनको एलिजिबल होना है, किन चीजों के लिए, अगर उनको एलिजिबल होना है तो क्या बोला, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। किस अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग करेंगे, प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, एंड सो ऑन, अगर उनको 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। ठीक है, घुमा करके बोला कि अच्छा आपको आधार ऑथेंटिकेशन, पहले तो डेट नहीं बताई कि कब तक करना है, अभी क्या बोल रही है कि भाई आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, अगर ये 3 चीजों के लिए आपको एलिजिबल होना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कौन सी 3 चीजें, पहली, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन करनी है, अच्छा आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी आपके लिए, आपको करना पड़ेगा। आप उसके बिना क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन नहीं कर सकते। किसकी, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01, कोई रिफंड की एप्लीकेशन करनी है तो फिर तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं, रिफंड एप्लीकेशन के लिए। थर्ड, फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, या अगर आपको रिफंड चाहिए किस चीज का, ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, किस चीज के लिए रिफंड चाहिए आपको, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट किया आपने आउट ऑफ इंडिया, आपने उस पर IGST पे किया, उसका रिफंड चाहिए आपको, उसका रिफंड चाहिए। तो ये 3 चीजों के लिए
ये 3 चीजें जो है, अगर आपको यहाँ पे ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है, 3 में से किसी भी चीजों के लिए एलिजिबल होना है, तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। थर्ड, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ये तीनों में से किसी चीज के लिए भी एलिजिबल होना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। सेम यहाँ पे 10B का रेफरेंस दे दिया ये तीनों रूल्स में। ये यहाँ पे रूल 23 जो है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का, रिफंड का रूल 89 और रूल 96 जो यहाँ पे रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ये तीनों में क्या किया, रूल 10B का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स वहां पे कर दिए। तो 10B ने बड़ी सिंपल सी बात की, आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है 3 चीजों के लिए। फर्स्ट, रिवोकेशन की एप्लीकेशन करनी है। सेकंड, आपको रिफंड की एप्लीकेशन करनी है। या थर्ड, आपको किस चीज की एप्लीकेशन करनी है यहाँ पे, अगर आपको रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया चाहिए तो ये तीनों चीजों के केसेस में आपके क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे, आप ये तभी एलिजिबल हो गए इनके लिए अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है तो। ठीक है, देन सेक्शन 25(6) से, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 25(6) से प्रोवाइड्स दैट if आधार नंबर इज नॉट असाइन टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को आधार नंबर नहीं असाइन किया गया, सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। सो अगर आधार नंबर यहाँ पे नहीं असाइन किया एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनको क्या होना चाहिए, उनके पास एक ऑफर, उनके पास क्या होना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन की हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आधार नंबर अगर किसी को असाइन नहीं किया है तो वो क्या बोलता है 25(6) से, तो फिर वो लोग ऑफर करेंगे क्या, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहाँ दिए हुए, रूल 10A में दिए हुए हैं। क्या थे वो, सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय रूल 10A। आधार नंबर अगर नहीं असाइन किया किसी को तो वो क्या कर सकता है, अंडर को कर सकता है आधार ऑथेंटिकेशन, उसको फर्निश करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स। कौन सा, एक तो आधार का एनरोलमेंट आईडी स्लिप जो भी रहेगा वो, एंड देन या तो बैंक का पासबुक विद फोटोग्राफ या वोटर आईडी कार्ड या उसका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बात है। क्या बात हुई थी, रूल 10A ने यहाँ पे मैनर प्रिस्क्राइब किया था कि अगर भाई किसी का आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या ऑफर करेंगे, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या थे, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए कि आधार का उसका क्या, यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी स्लिप जो भी रहेगा वो, या फिर वो चारों में से कोई एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कितने दिन में करना है, सच पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। 30 डेज के अंदर अंदर करना है, 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर जैसे ही उसको अलॉट हो जाएगा उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन कर देगा 30 डेज के अंदर अंदर। उसने अप्लाई करके तो रखा ही हुआ है, 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर लेगा, वो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा। द अफॉरसेड रूल 10B शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(60) ऑफ द CGST एक्ट, दैट इज टू पर्सन एग्जाम फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। ये देखो 10B इस पे अप्लाई नहीं होता, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देखो डायग्राम में क्या लिखा है, पर्सन नॉट लाइबल टू आधार ऑथेंटिकेशन ये लोग थे, आपको ध्यान हो तो। A person who is not a citizen of India या डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN। तो यहाँ पे किसकी बात हुई थी, हमारी बात हुई थी कि भाई यह पर्सन जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, या लोकल अथॉरिटी है, या स्टैच्यूटरी बॉडी है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या पर्सन अप्लाइंग UIN है, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको रूल 10B जो है वो भी इन्हें अप्लाई नहीं होता। तो इनको वो पर्पसेस पे एलिजिबल होने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको अप्लाई ही नहीं होता आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs for registration available to person engaged in exclusive in making supply of goods will not be available to supplier of fly ash brick, blocks, building bricks, bricks of fossil earthen roofing tiles। तो यहाँ पे क्या बात हुई थी, आपको याद हो तो नोटिफिकेशन नंबर 10/19, नोटिफिकेशन नंबर 10/19 हमने देखा था, आपको याद हो तो। ठीक है, उसमें हमारी क्या बात हुई थी, जो क्या है यहाँ पे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन्हें एग्जेम्प्ट किया था। किस चीज से उन्हें एग्जेम्प्ट किया था कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, 40 लाख तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे कुछ लोग थे, आपको ध्यान हो तो, ठीक है सारे ही लोग थे, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, 4 एक्सेप्शंस थे, आपको याद हो तो। ये देखो हमने पढ़ा था, ये 4 ABCD एक्सेप्शंस थे वहां पे। ठीक है, एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मतलब उनका एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट ही है 40 लाख तक के, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और 40 लाख तक के एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो उसमें कुछ लोग थे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में मतलब कि भाई उनको 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी, मतलब क्या लगती थी नॉर्मल 10 या 20 लाख लगेगी। ठीक है, एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मतलब उनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें से एक कौन थे, वन ऑफ द एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन इज दैट पर्सन एंगेज इन मेकिंग, सप्लाई कर रहे हैं किस चीज का, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस का, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला या टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जेम्पशन। ठीक है, या दिस वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द एग्जेम्पशन। इसमें और लोग ऐड हुए, कौन, person engaged in making supply of following goods will not be eligible to avail benefit of said exemption from registration। कौन है वो, देखेंगे। fly ash brick और fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, bricks of fossil mills और other similar siliceous or building bricks या earthing और roofing tiles। तो ये सारे जो लोग और हैं, ये सारे जो लोग और हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई इनको भी क्या बोल दिया, ये भी एक्सेप्शन में रहेंगे, एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में रहेंगे। मतलब इन्हें भी वो 40 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10 या 20 लाख का केस में भी वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें ये और लोग ऐड हो गए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट्स के अमेंडमेंट्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस with aggregate turnover in any preceding financial year from 17 or 18 onwards greater than 20 crores। So आपको याद है हमारी बात हुई थी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। ठीक है, छोटा सा अमेंडमेंट आया है। ई इनवॉइस अब किसको लगती है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिमिट कर दी है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, किसी भी साल में एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उन रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला, आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। पढ़ेंगे एक बार। All registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 500 crores were required to mandatory issue B2B invoice for all B2B invoices with effect from 1st October 2020। इनिशियली जब आया था अक्टूबर 2020 में, तब ये लिमिट क्या थी, 500 करोड़ थी। अभी रिड्यूस करते अब अमेंडमेंट किया गया, अब लिमिट हो गई 20 करोड़। सिंस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस हैज बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस करा उन्होंने with effect from 1/4/22। अब क्या पोजीशन है, सच लिमिट हैज बीन फर्दर रिड्यूस टू 20 करोड़। वो लिमिट अब क्या कर दी, 20 करोड़ कर दी। Thus e-invoicing has been mandatory for all registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is greater than 20 करोड़। So e-invoicing किसके लिए मैंडेटरी है, वो सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका क्या रहा है, यहाँ पे उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा रहा है, 20 करोड़ से ज्यादा रहा है, तो उन्हें क्या बोला, आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है, आपको ई इनवॉइसिंग क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया किसके रिस्पेक्ट में, डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए। डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए देखते हैं, ऑल B2C इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। जनरली देखो, पहले क्या बात है, क्यूआर कोड जो हमने पढ़ा था, किसको जरूरत है यहाँ पे क्यूआर कोड की, so all B2C invoice issued by a registered person जिसका aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crores are mandatory required to have dynamic QR code। किस केस में dynamic QR code है, जो भी registered person है, वो जो भी क्या कर रहे हैं, B2C invoices issue कर रहे हैं और जिनका aggregate turnover किसी भी साल में from 17-18 onwards, किसी भी साल में from 17-18 onwards 500 करोड़ से ज्यादा है, exceeds 500 करोड़, उनको क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनका डायनेमिक क्यूआर कोड हो। उनको क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, डायनेमिक क्यूआर कोड हो। 1 दिसंबर 2020 से आया है क्या, कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको सारे B2C इनवॉइसेस में डायनेमिक क्यूआर कोड रहना चाहिए। अब क्लैरिफिकेशन क्या है वो देखेंगे। इन दिस रिगार्ड दिस सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड दैट डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस issued to a person who has obtained a UIN हमने पढ़ा था, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो क्या बोला, डायनेमिक क्यूआर कोड इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इशूड टू अ पर्सन जिसके पास UIN है और अगर उसको आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है और उसको आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। क्यों, any person who has obtained UIN is not a registered person as per the definition of registered person। registered person की definition हमने पढ़ी थी, registered person की definition में कौन नहीं आता, जिसने UIN यहाँ पे obtain किया है, जिसने UIN यहाँ पे obtain किया है। ठीक है, एक बार मैं registered person की definition आपको बताती हूँ, देखो हमने पढ़ी थी,
Registered person means a person who is registered under section 25 but does not include a person having UIN, unique identity number. रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 बट जिसके पास क्या नहीं है बेटा, जिसके पास यूआईएन नहीं है, जिसके पास यूआईएन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात हुई हमारी कि भाई जिसके पास यूआईएन है, यहाँ पे जिसके पास यूआईएन है और उसको अगर आपको इनवॉइस इशू कर रहे हो तो उसने क्या बोला कि उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। जिसने भी ऑब्टेन किया है यूआईएन, वो क्या है? वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है एज पर द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, सो एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन यूआईएन, जिसने भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑब्टेन किया है, वो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। हमने अभी डेफिनेशन देखी रजिस्टर्ड पर्सन की। Therefore, any invoice issued to such person having UIN shall be considered invoice issued for B2C supply। तो क्या माना जाएगा कि भाई अच्छा UIN को जो यहाँ पे इनवॉइस इशू करी वो क्या है? B2C सप्लाई के लिए, B2C सप्लाई के लिए। एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। हमने अभी भी देखा डायनेमिक क्यूआर कोड किसमें लगता है? B2C इनवॉइसेस में। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा हुआ है, उसको सारे B2C इनवॉइसेस में क्या बोला है यहाँ पे कि भाई B2C इनवॉइसेस में उसका डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि भाई अगर यूआईएन कोई इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए क्या? तो गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ भाई रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखो, यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि यूआईएन एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है एज पर द डेफिनेशन, तो उसको जो इनवॉइस इशू हुई वो एज B2C हुई, B2C हुई तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा विद रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, कंप्लाई करना पड़ेगा विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ देखेंगे। गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 ए। गाइडलाइंस आई बेटा, रूल 86 ए ऑलरेडी आया था, अभी क्या है उसके अंदर गाइडलाइंस आई है। ठीक है, सो सीबीआईसी इज इशूड गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 ए। पहले शॉर्ट में 2 लाइन में देखेंगे रूल 86 ए किस चीज के लिए था, आपको याद हो तो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जिसको कमिश्नर क्या कर सकता है? ऑथोराइज कर सकता है, अगर उसको क्या है? रीजनेबल बिलीव है, रीजनेबल बिलीव है कि क्या आईटीसी जो अवेलेबल है भाई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी है, या तो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया, या तो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया, या आप इनएलिजिबल थे, तो आपको अलाउ नहीं करेगा क्या? डेबिट अलाउ नहीं करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पढ़ेंगे रूल 86 से प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बिलीव दैट आईटीसी अवेलेबल। रीजनेबल बिलीव होना चाहिए क्या जो आईटीसी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो फ्रॉडुलेंटली अवेल हुआ है या इनएलिजिबल है, या फ्रॉडुलेंटली अवेल हुआ है या इनएलिजिबल है। मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो नहीं अलाउ करेंगे डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। अब यहाँ पे क्या गाइडलाइंस आई वो देखेंगे। ये गाइडलाइंस आई, इसके पहले और मैं एक बार मेन बुक खोलती हूँ हमारी 86A को, जो एक बार हम शॉर्ट में देखेंगे क्या सर्कमस्टांसेस थे। द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये रूल 86A मैंने खोला है। द आईटीसी किस सर्कमस्टांसेस पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको कमिश्नर लगाएगा या जो भी ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, किस केस में लगाता है? आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट। आपने उन टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे टैक्स आईटीसी अवेल किया है जो किसने इशू किया? नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है या कंडक्ट नहीं करता बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या आईटीसी आपने अवेल कर दिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या टैक्स पे ही नहीं हुआ है और आपने क्या कर दिया? यहाँ पे आईटीसी अवेल कर लिया। ये सब हमारी बात हुई थी। रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है यहाँ पे वो आईटीसी ले रहा है, जो वही नॉन एग्जिस्टेंट है, या वो नहीं कंडक्ट कर रहे फ्रॉम द प्लेस जो उसने डिक्लेयर की रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और क्या कर दिया उसने? आईटीसी ले लिया। तो उस केस में क्या कर सकता है? कमिश्नर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कमिश्नर क्या कर सकता है यहाँ पे, या एनी अदर ऑफिसर जिसको भी वो बोलेगा वो क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या होना चाहिए? बट रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई आईटीसी जो है वो क्या है, या तो इनएलिजिबल था या वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया। अब गाइडलाइंस क्या आई देखते हैं। ठीक है, ऑन पर्सुअल ऑफ रूल 86 से ये गाइडलाइंस है यहाँ से हमारी। It is evident that commissioner and officer authorized by him not below the rank of AC must have reason to believe. क्या होना चाहिए? रीजन टू बिलीव होना चाहिए उनके पास। क्या? दैट आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ईदर इनएलिजिबल और हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल। आईटीसी जो है वो क्या किया उन्होंने? या तो इनएलिजिबल थे या उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया।
या तो इनएलिजिबल थे या उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर अलाउइंग द डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रूल 86 है। ठीक है, तो आईटीसी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई आईटीसी या तो आप इनएलिजिबल थे, आईटीसी क्या आप या तो इनएलिजिबल थे या आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया। अब ये रीजन टू बिलीव किन ग्राउंड्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब जो रीजन टू बिलीव है, द रीजंस फॉर सच बिलीव मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे ऐसे क्या किया, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी, नहीं तो सब डिपार्टमेंट वाले अपना अपना लगाते जजमेंट यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बताया भाई ये 5 चीजें हैं, अगर ये 5 में से कोई ग्राउंड है तो माना जाएगा। ठीक है, द रीजन फॉर बिलीव मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसपे आपका रीजन टू बिलीव हो सकता है भाई, द क्रेडिट इज अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। भाई यहाँ पे आपने क्रेडिट अवेल किया है, किन इनवॉइसेस के बेसिस पे किया है, वो सप्लायर जो सप्लायर ही नॉन एग्जिस्टेंट है, सप्लायर ही नहीं है भाई, और आपने क्रेडिट ले लिया। और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन, या जो प्लेस उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताई है वहां से तो वो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड हो सकता है। सेकेंड, द क्रेडिट इज अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज, और बोथ गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में रिसीव तो करी नहीं, और क्या ले लिया भाई, क्रेडिट ले लिया, तो फिर गलत बात है। द क्रेडिट इज अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस डेबिट नोट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज बीन नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स ही गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया, ये ग्राउंड हो सकता है। ये सब हो सकते हैं आपके ग्राउंड रीजन टू बिलीव के लिए। ठीक है, टैक्स ही पे नहीं हुआ है गवर्नमेंट को। द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, जो रिसिपिएंट है या जो क्लेम कर रहा है क्रेडिट वही एग्जिस्ट नहीं करता है। और फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन में जो जगह बताई वहां से बिजनेस ही नहीं कर रहा है। या तो द क्रेडिट इज अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनवॉइस ही नहीं है, डेबिट नोट ही नहीं है और क्रेडिट ले रहा है। तो ये 5 ग्राउंड हो सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है, रीजन टू बिलीव हो सकता है, भाई। ठीक है, क्या 5 चीजें बात हुई कि भाई सप्लायर या तो आपका क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट है या नहीं कंडक्ट कर रहा है बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। सेकंड, आपने गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव ही नहीं किया और क्रेडिट ले रहे। थर्ड, ये हो सकता है आपका टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ, रिसिपिएंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है, या रिसिपिएंट क्या नहीं बिजनेस नहीं कर रहा है फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। या क्या हो सकता है भाई आपको इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला और आपने क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट अवेल कर रहे हो। तो ये 5 क्या हो सकते हैं, ग्राउंड हो सकते हैं। ये 5 ग्राउंड हो सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है भाई, आपका रीजन टू बिलीव हो सकता है, किस चीज की, यही 5 ग्राउंड होंगे तो ही कोई भी कमिश्नर या कोई भी जो ऑफिसर उससे ऑथराइज है उसे रीजन टू बिलीव हो सकता है कि भाई आईटीसी या तो इनएलिजिबल था या फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, तो ही वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किस चीज के लिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइडलाइंस आई, उन्होंने बताया कि भाई यही ग्राउंड्स हो सकते हैं आपके, जो सेक्शन में लिखा था उसी को और क्लियर कर दिया उन्होंने, गाइडलाइंस दे दी यहाँ पे ताकि सब अपना अपना जजमेंट ना लगाएं। प्रॉपर अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रूल 86 है, द कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर अंडर रूल 86 है। रूल 86 है के पावर्स की प्रॉपर ऑफिसर कौन है, प्रिंसिपल कमिश्नर, वो ऑथराइज कर सकते हैं भाई। द कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर में ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑथराइज कर सकते हैं किसी को भी ऑफिसर्स को सबऑर्डिनेट टू हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, टू बी प्रॉपर ऑफिसर फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर रूल 86 है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी टू बी द प्रॉपर ऑफिसर फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर रूल 86 है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट, कौन सी मॉनेटरी लिमिट्स पे, इन मॉनेटरी लिमिट्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर कौन रहेगा आपका, डिपेंड करेगा आपके मॉनेटरी लिमिट पे, क्या कि आपका इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी कितना है। आपका इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10-20 लाख की बात है। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ही आपके ऑफिसर हो जाएंगे जो आपका क्या कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख है फॉर एग्जाम्पल, देन ऑफिसर टू डिसअलाउ डेबिट ऑफ अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कौन हो सकते हैं, एसीडीसी हो सकते हैं भाई। 1 करोड़ से 5 करोड़ की बात है तो फिर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर रहेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा की बात है तो प्रिंसिपल कमिश्नर, 5 करोड़ से ज्यादा की बात है तो प्रिंसिपल कमिश्नर,
या कमिश्नर, ठीक है। तो ये क्या बताइए, प्रॉपर अथॉरिटी बताइए रूल 86A के लिए। सो यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है बेटा, एंड यस, यहाँ पे हमारा अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू।